हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट में पूछे गए पिछले एग्जाम में जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सभी को लेकर आए हैं और सभी प्रश्न यहाँ डिटेल में होने वाले हैं। इनके आंसर भी आपको डिटेल में दिए जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पहले क्वेश्चन है, ठीक है। और चलिए, पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन सी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ऑप्शन डी है पढ़ाने की उत्सुकता। तो इनमें से कौन सी विशेषता होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में? धैर्य और दृढ़ता, ये विशेषता होनी चाहिए शिक्षक में, ठीक है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे किसी शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, ठीक है, कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, ठीक है। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है, आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन ए, ऑप्शन देख लीजिए। ए है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुवाद बदल दें। ऑप्शन बी है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन डी है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिभावकों को अपने शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ये जून 2011 में पूछा गया प्रश्न सीटेट। आगे देखिए, प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 क्या कहता है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या करता है? चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार कब होता है? 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 एकताओं का विकास होता है। कौन कौन सी? संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। ये 5 क्षमताएं आती हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है प्रश्न 4 है, मन का मानचित्र किससे संबंधित है? इनमें से शासित कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक है। अब आइए प्रश्न 5 है। प्रश्न 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? सबसे बेहतर तरीका है, ऑप्शन देखिए। ए है महंगी और चमकदार साहित्य सामग्रियाँ। बी क्या कहता है? सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। सी, ऑप्शन सी क्या है? कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ये क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है,
प्रश्न 6 क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों से सृजनात्मकता का पोषण करता है। इनमें से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छा शिक्षा के व्यवहार मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। ठीक है। प्रश्न 7 है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो इनमें से ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये कब होती है 12 वर्ष एवं उससे ऊपर। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या बोला गया, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर है, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 12 वर्ष से ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यह 11 वर्ष के बाद होती है। कब होती है, 11 वर्ष बाद। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक एवं अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। आगे देखिए, बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में। आगे देखिए, प्रश्न 8 है, देखिए सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या हो, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन ए है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया से ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, क्यों हो सकता है, देखिए शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है 9। ये सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपके इस सीटेट में हेल्प करेंगे। प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन ए है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्योन्मुख होता है। ऑप्शन सी है अन्य अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्थान भी ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीखना शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि संस्थान में ही जाके सीखे। प्रश्न 10 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है कक्षा 5 का,
उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए और उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये इसका राइट आंसर। आगे देखिए प्रश्न 11 निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। इनमें से कौन सा है जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। देखिए ऑप्शन ध्यान से, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना है। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता ये नहीं है। आगे देखिए प्रश्न 12 वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक देखिए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास की सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहाँ उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। आगे देखिए प्रश्न 13 डैश को अप्रेरित शिक्षण संकेतक माना जाता है किसे। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी है कक्षा में एकदम खामोशी। ऑप्शन डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ये अल्पप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक देख लीजिए। आगे देखिए प्रश्न 14 है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा लक्षण है जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, जो बड़े बड़े पैराग्राफ को रट लेता हो जल्दी, वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। प्रश्न 15 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है बताइए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पियाजे। यानी कि पियाजे के अनुसार क्या है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। प्रश्न 16 कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, ठीक है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यानी कि ठीक है, यानी कि देखिए कृतिका अक्सर घर में कम बात करती है तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। इसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता ना मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसीलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। चलिए आगे देखिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, देखिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल सुगम प्रभावी बनाने का विज्ञान है। ठीक, इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उससे अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है, उसमें सुधार। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा क्या करती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। जो पाठ्यचर्या शब्दावली है किसकी ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर विद्यालय का संपूर्ण पाठ्य कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसकी ओर पाठ्यचर्या संकेत करती है। देखिए डिटेल शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं
की ओर संकेत करती है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित किस पर आधारित है? इसका ऑप्शन बी है राइट, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने, समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसीलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, ठीक है, सीखने का सादृश्यता नियम। नेक्स्ट है प्रश्न 22, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इनमें से कौन सा है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? ए, दूसरे का साथ झगड़ना। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कहाँ पर? अन्य सामान्य बच्चों के साथ करानी चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संतति की गई है, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, आकलन को उपयोगी रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शैक्षिक और शैक्षित क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये देख लीजिए। आगे देखिए प्रश्न 25, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? जो डिस्लेक्सिया जो है ये किससे संबंधित है? ये पठन विकास से संबंधित है। और नेक्स्ट है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, कैसे? अग्रहोन्मुखी, ठीक है, यानी कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रहोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। यानी सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये किशोरावस्था में। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा, ठीक है। ये वाले कौन कौन से? संवेदी भ्रामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 12, औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18। तो ये 30 प्रश्न पूरे हुए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना। अगले जो विषय है उससे संबंधित 30 प्रश्न करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।